लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद दोनों सदनों में सांसदों की बैठक चलती है, जिसमें विपक्ष पक्ष राष्ट्रपति का भाषण होता है। राष्ट्रपति भाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है। उसमें सभी राजनीतिक दलों से जो हमारे विपक्ष के नेता हमारे बने हैं, माननीय राहुल गांधी जी, उनका भी अभिवादन हुआ। विपक्षियों ने सबने अभिवादन किया, सबने अपने मत रखे। लेकिन हमने एक चीज़ देखी इसमें कि सबने, विपक्ष वालों ने तो मेन जो रखी वो जो जनता की समस्याएं थी उसमें रखी। बाकी पक्ष लोगों ने तो एक सूत्री कार्यक्रम महिमा मंडन किया, चलिए वो तो अपनी अपनी बात है। उसके बाद क्या होता है कि आखिरी माननीय प्रधानमंत्री जी अपना उद्बोधन देते हैं, जिसमें ये होता है कि जो विपक्ष ने या जो विपक्ष के जो हमारे नेता होते हैं उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे हैं, कैसे पूछे हैं, उसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। उसी समय घटना हुई जब राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी अपना उद्बोधन दे रहे थे, तो हमारे उत्तर प्रदेश एक हाथरस जिला है, उसमें एक सत्संग चल रहा था। उसमें करीब 121-120 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि शायद 2 मिनट का मौन रखकर सदन में 2 मिनट का मौन रखा जाता है, चलिए लेकिन कोई बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन अपना संसद भवन में भी दिया और जो राज्यसभा होती वहां भी दिया। 2-2 घंटे का था, दोनों जगह सुना गया। संसद भवन में तो माननीय विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी थे उन्होंने हिंदुत्व पे बड़ा अच्छा बोला। हिंदू अहिंसावादी नहीं, जो हिंदू होता है वो अहिंसावादी नहीं होता है, अहिंसावादी होता है भगवान शिव से ज़्यादा डरो मत, ना किसी को डरवाओ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम से एक शब्द बोल दिया कि नहीं, सभी हिंदुओं को हिंसावादी बता रहे हैं राहुल जी। तो पूरा देश में थोड़ा सा दिक्कतें आई, लेकिन जब लोगों ने समझा कि नहीं, कुछ बोला था, दूसरी चीज बोली थी, तो थोड़ा सा माहौल शांत हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि दोनों सदनों के में जो भाषण दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, उसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय यह था कि जो सवाल पूछे गए थे, जिन पे चर्चा होनी चाहिए थी, जो बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे कि महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, GST, तमाम ऐसे बिंदु थे जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। उसका एक कुछ आना चाहिए था कि हम कब तक निर्णय लेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी भाई अच्छे वक्ता हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से भाषण दिया। कुछ बातें जो उस भाषण में कही गई, जो पूरा भाषण था कि मौसी जी, शोले की मौसी जी, इस तरह की जो भाषण दिया गया, भाषण में सब इस्तेमाल किया गया, या और भी चीजें मैं एक एक करके आपको बताते जाऊंगा, उसके बारे में चर्चा भी करता जाऊंगा। इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल मेरी समझ में तो माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो हमारी राज्यसभा है, कानून बनाती है, एक ऐसा मंदिर है वो जहाँ पे देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश की जनता के लिए बहुत कुछ दिया जाता है। मुझे उदाहरण याद आ रहा है, एक बहुत सच्ची किस्सा था ये। किसान थे, उनका बेटा IAS बन गया, तो उनके मन में आया चलो अपने IAS बेटे से हम मिलने चलें। मिलने गए तो उनके ऑफिस में आया, लड़का खड़ा हो गया, तो पिताजी भी खड़े हो गए बगल में, उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रख दिया। पिताजी ने कहा कि साहब सबसे शक्तिशाली आदमी इस समय कौन है? बोला मैं। पिताजी थोड़ा दुखी हुए कि देखो मैंने पढ़ा के लिखा के बड़ा किया, इसको IAS बनाया और ये अपनी पढ़ाई कर रहा है। फिर उन्होंने पूछा, तीसरी बार उन्होंने पूछा, उसने कहा नहीं मैं। बहुत दुखी हो गए, चले। लेकिन जब वो दरवाजे पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर पूछा, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? बोले आप हैं। बोले आए? तो उनको आश्चर्यचकित दिखाना नहीं रहा, उन्हें क्या मतलब। तब उन्होंने पूछा अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं हूँ। बोले नहीं, उस समय आपका कंधे पे मेरा हाथ था,
इसलिए मैं शक्तिशाली था। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो भी एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो चाहे शिवसेना हो चाहे समाजवादी हो, बहुजन समाजवादी हो, जनता दल, जो भी पार्टियां हैं, 140 करोड़ जनता के ऊपर उसके ऊपर उनका हाथ होना चाहिए। और हाथ तब दिखाई पड़ता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों पे चर्चा करते, जो सही सवाल उठाए गए थे, जिन पे जरूरी था कि साहब महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना पैसा इकट्ठा है, पीएमआई फंड में इतना पैसा है, उसके बाद में अगर महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये तो पूछने वाला प्रश्न होता है। लेकिन चलिए खैर, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक चीज कही, थोड़ा सा कोई भी नहीं सही लगा, तो पता नहीं हमारे देश की जनता को सही लगा। बालक बुद्धि मानी इशारा था उनका राहुल गांधी के ऊपर। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बालक बुद्धि के तो हमारे लवकुश भी थे, ध्रुव भी थे, नचिकेता भी थे, 13 साल की लड़की थी जो एवरेस्ट चढ़ाई कर गई थी, ये भी बालक बुद्धि थी ना, लेकिन इनके कारनामे बहुत तेज थे। लेकिन आज राहुल गांधी जी आपके संवैधानिक पद पे विपक्ष के नेता हैं, इस तरह की टिप्पणी मेरी समझ में संसद भवन के अंदर उचित नहीं होती है। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, ये मेरी एक सलाह है। बाकी तो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद सक्षम है, खुद बुद्धिमान है, ज्ञानी पुरुष हैं। एक बात उन्होंने और कही, साहब 85,000 रुपए देने का वादा किया था, फटाफट 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 क्यों नहीं दे रहा है? ये भी बड़ा बचकाना मुझे लगा, मैं बचकाना ही कहूँगा इसको, बचकानी बात थी, बिल्कुल एकदम से तो बचकानी बात थी। जब उनके मैनिफेस्टो 85,000 हम जब देंगे 1 जुलाई से हमारी अगर सरकार बनेगी, जो बात सत्य है। अब आइए प्रधानमंत्री जी के ऊपर, 2014 में जब मनमोहन सिंह जी ने अपने को विड्रॉ कर लिया, कांग्रेस पास कोई था नहीं, जनता भी जब मोदी जी आए तो इन्हीं की तरफ देख रही थी, बड़ी निगाहों से देख रही थी, सोच रही थी कि नहीं, इनकी बातें जो थी, वक्ता तो बहुत अच्छे हैं, वक्ता तो उन्होंने इतने अच्छे भाषण दिए कि हम 7 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, रोजगार के संसाधन जुटाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तमाम ऐसे इन्होंने वादे किए। उस समय सरकार ही बन गई, 10 साल चली। क्या एक बातें माननीय मोदी जी ने पूरे किए हैं? तो जब आप झूठ और जुमले का लेके चल रहे हैं, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति पे उंगली नहीं उठा सकते। ये मेरा अपना विचार है। जब आप इन सब चीजों पे चल रहे हैं, आप बार बार अपनी तारीफ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जो कि आपने एक बार कहा भी था, झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, तो सब आप ही के विचार नहीं, हमारे विचार नहीं है। चुनाव में मंगलसूत्र तमाम चीजें थी, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, जो चर्चा चल रही है हमारी। तो इस तरह की बातें मेरी समझ में संसद भवन में भी नहीं कहनी चाहिए। एक चीज आपने और कही, साहब उन्होंने एक कागज फाड़ दिया था, अमेंडमेंट था या जो भी कागज था, वो माननीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहां फाड़ दिया, उसका भी जिक्र किया। तो मैं माननीय मोदी से पूछना चाहता हूं, माननीय मोदी जी, आप तो आज सक्षम व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं, 3 कानून बनाए थे आपने किसानों के लिए, उसका तो सभी ने विरोध किया। चलिए उन्होंने तो कागज फाड़े थे मात्र, सभी ने विरोध किया, विपक्ष ने भी किया, किसानों ने किया। सब किसान अभी भी उनकी मांग अभी भी उठ रही है कि क्या हुआ उसमें, एमएसपी की मांग थी वो भी पूरी नहीं हुई। आपने तीनों किसान बिल थे वो आपने वापस ले लिए, इसका क्या मतलब? उन्होंने चलिए फाड़े थे, आपने तो बिल ही वापस ले लिए। तो ये निश्चित मैं इसलिए बातें कह रहा हूं आपसे कि ये चीजें जो हैं समझने वाली बात है। हमारी बात होता है, आपके पास पहुंचे ना पहुंचे वो अलग मैटर है, लेकिन हाँ ये चीजें शायद संसद भवन में इससे अच्छा अगर आपने कहा होता,
MSP हम कैसे लाएंगे, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, महंगाई कैसे दूर करेंगे। देखिए, महंगाई बेरोजगारी जो हमारी है वो मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग वो इफेक्टिव हो रहे हैं। जो मेन महंगाई है, बेरोजगारी है, उससे जो बड़े तबके हैं उन पे इसका असर नहीं है, लेकिन ये जो हैं इन पे असर है। एक चीज मुझे और भी याद आ रही है आपकी, ये आपके भाषण में नहीं है, लेकिन मैंने अभी कल परसों में एक चीज देखी। विश्व कप T20 का मैच जीता, आपने सभी खिलाड़ियों को बुला के सम्मान किया। शायद आपको याद होगा एथलीट्स, महिला एथलीट्स भी जीती थी जिनका आपने सम्मान किया था। बाकायदा आपने वहाँ पे फोटो खींची थी, पूरी फोटो खींची थी, पूरे पेपरों में आई थी। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जब महिलाएं एथलीट्स दिल्ली के धरना देके बैठे हुए थे कि आपके संसद के खिलाफ, उसमें शायद आपको लग रहा था कि जो अगल बगल की सीटें हम हार ना जाएं, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। वो आज भी उनकी मांग जायज है नाजायज है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि उस पर कायदे से पूरी जांच होनी चाहिए थी, और उस पर जांच होके पूरा एक आना चाहिए था, उसमें आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए था। अगर आपने उन बच्चियों का सम्मान किया था, उन महिलाओं का सम्मान किया था, उन एथलीट्स का सम्मान किया था, ये भी एक चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए थी कि नहीं, इनका अगर मैंने सम्मान किया है, इनके साथ मैंने वार्ता की है, तो अगर ये धरने पास बैठे तो आपको प्रधानमंत्री ऑफिस में या घर पे उनको बुला के उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए था। ये मेरी अपनी एक बात है। इसके बाद जो आज समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं देश में, उसके बारे में कौन विचार करेगा, किसे विचार करना चाहिए? सरकार आपके पास है, आप 272 बनना चाहिए, आपको 240 सीटें दी हैं जनता ने, एक विश्वास से दी है, क्योंकि कुछ लोगों को विश्वास होगा आपके प्रति। तो अगर आप महंगाई, बेरोजगारी या सब चीज़ें कम नहीं करेंगे, अग्निवीर के लिए जो उनके परिजन हैं वो तक कहने लगे साहब ये स्कीम सही नहीं है। GST आप देखिए, GST के बारे में भी आपको मालूम है कि ऐसी चीज़ों में GST लगाया हुआ है जो मूलभूत हमारी ज़रूरतें हैं देश में, गरीब और मध्यम वर्ग की, उस पर GST लगी हुई है। अगर आपका भाषण इन बिंदुओं पे होता, इन सवालों पे होता, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने इन बिंदुओं को लेते हुए अपनी एक बात रखी, एक विपक्ष के नेता के रूप में, आपका भी कर्तव्य था कि आप आज देश में प्रधानमंत्री हैं, सब अधिकार आपके पास सुरक्षित हैं, तो निश्चित आपको इन सब चीजों पे ध्यान रख के कुछ कदम उठाने चाहिए। देखिए, आज 272 आपके पास है, आप सरकार में हैं। कल जो गठबंधन आपका, अगर उसके पास के 272 आ गए, जैसे हुआ है, मैं उसमें उसकी बात नहीं करूंगा बाद में, जैसे हुआ है कि सरकार चल रही, सरकार गिर गई, उनके पास नहीं थी सीटें, नहीं थे उतने विधायक या सांसद, सरकार गिर गई। तो कल को अगर ऐसा हो जाए तो आपको भी तो कष्ट होगा। मैं ये चाहता हूं कि इन सब विषयों पे विचार करके और इनको खत्म करने के लिए, आज 100 रुपए में डीजल है, 105 रुपए, 102 रुपए, 103 रुपए में आप पेट्रोल है। पेट्रोल डीजल की वजह से जो किसान के जो चीजें हैं, किसान की जो चीजें होती हैं, भाई डीजल से ही तो हमारे व्यापार चल रहा है। तो निश्चित है डीजल बढ़ेगा तो व्यापार करने वाला व्यक्ति अपना नुकसान तो करेगा नहीं, वो उस पर रेट बढ़ाएगा, रेट बढ़ते चले जा रहे हैं।
आज मार्केट में जाइए, सब चीज के अच्छे खासे रेट है। 80 करोड़ हम वो आप दे रहे हैं अनाज, गेहूं चावल आप दे रहे हैं 80 करोड़। चलिए चावल तो मिल गया, गेहूं मिल गया हमको, सब्जी कैसे खाएंगे, तेल आटा कैसे लेंगे, दाल कैसे लेंगे, सब्जी इतनी महंगी सब्जी कैसे लेंगे। ये सब विचार करने वाले व्यक्ति विषय हैं, इस पे विचार करें, जनता के लिए सोचें। अहंकार, अहम और किसी पार्टी को बदनाम करके आप मैं कहना नहीं चाहता हूं, राहुल गांधी को बदनाम किया, कांग्रेस को बदनाम किया, ठीक है, क्या हुआ आज एक गठबंधन बना, उनकी भी लगभग 100 सीटें आ गई। आज विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी बन गए। समय है, पिछले 2 चुनाव में सीटें नहीं आई, विपक्ष के नेता नहीं बन पाया हूँ, इरादे लिए बन गया। यही मैं कहता हूँ, समय है, जनता है, ये जनता सब देखती है, सब समझती है। आप अगर कहेंगे कि हिंदुत्व, माननीय राहुल गांधी ने हिंदू के लिए हिंसावादी इस्तेमाल किया, उन्होंने इसके लिए नहीं किया था, उन्होंने व्यक्ति विशेष पार्टी, आपकी पार्टी के लिए किया था। तो इस तरह के बयान देना मेरी समझ में उचित आपको भी नहीं था। इन सब चीजों में विचार करिए और देश खुशहाल बने, देश खुशहाल बने। ये जब तक सबके मन में नहीं आएगा, द्वेष की भावनाएं जब तक हटेंगे नहीं, ये देश खुशहाल नहीं हो सकता है। आपको सोचना चाहिए कि हम 5 साल जो अभी हमारे हैं, हमारे पास 2024 से 2029 तक, घोषणाएं देखिए अलग होती हैं। मुझे राजीव गांधी की बात एक याद है, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी कि बिल्कुल प्रधानमंत्री थे, वो डंके की चोट पे कहा, जबकि शायद प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए था। बोला मैं यहां से 1 रुपए भेजता हूं, 20 पैसे वहां पहुंचते हैं। कितनी बड़ी बात कही थी, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा। तो आप जो घोषणाएं कर रहे हैं, जो गारंटियां दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो जनता तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, क्या उसका कागज पे तो बहुत कुछ चलता है, कागज पे तो बहुत कुछ चलता है, कागज क्यों नहीं है, नीचे ग्राउंड में अगर वो पहुंच रही हैं जनता के पास, तब तो उचित है। वरना ऐसी किसी चीज का बनाना, बनना, गारंटी देना कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।